नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर स्टडी फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि हम 30 दिन की सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। और आज मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा कि वर्ब क्या होता है, पूरा कंसेप्ट समझेंगे। बिना वर्ब को समझे अंग्रेजी सीखी नहीं जा सकती, ना लिखी जा सकती। वर्ब जो है ना, इंजन का काम करता है। किसका काम करता है? इंजन का। अगर आपको किसी गाड़ी, बस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कुछ भी चलाना, एनीथिंग, आपको वर्ब की नीड पड़ेगी। तो पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, वर्ब क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग टुडे। इसीलिए ये लेक्चर आज का बहुत खास होने वाला है। और अगर आपको इसका नॉलेज अच्छा लगे, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो लाइक करना, मोटिवेटिंग कमेंट लिखना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, अगर आप इस सेशन को आज देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्लास 1 से देखें। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जो मैंने पूरे डे वाइज 30 डेज का कोर्स बनाया है पूरा। तो आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको सब कुछ सिस्टमैटिक समझ में आ जाए। सो गाइज, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का फुल कंसेप्ट। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको चाहिए ये चीजें। एक तो आपको चाहिए सब्जेक्ट, एक तो आपको चाहिए वर्ब, एक तो आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है कि इस स्ट्रक्चर के बिना, इस फॉर्मूले के बिना कोई भी वाक्य बनाया ही नहीं जा सकता। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य बन ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। अब यहाँ पर जो हम नॉर्मली जो वर्ब रखते हैं ना, मुद्दे की बात बताऊं आपको, 2 प्रकार की वर्ब रखते हैं। या तो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या फिर हमारी वो होती है मेन वर्ब। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। मॉडल वर्ब्स क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। बहुत बड़ा एरिया है, एक एक चीज बहुत शांति से, बहुत आराम समझाऊंगा। आज आराम से आप बैठ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए, सारी चीजें नोट डाउन कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर लिखा है, इसके बिना हम जो है ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर लिखा है, तो यहाँ पर वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। अल्टीमेटली वर्ब किसका काम करती है दोस्तों? ये जो वर्ब आपके सामने है ना, ये इंजन का काम करती है। किसका काम करती है? इंजन का। मान लो मैंने आपको समझाया कि ये एक पूरी गाड़ी है। क्या है? ये एक पूरी गाड़ी है। तो ये तो आपका हो गया अगला हिस्सा, और ये हो गया आपका पिछला हिस्सा, और यहाँ पर है आपका इंजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका इंजन है। अब गाड़ी को चलाने के लिए हमें इंजन चाहिए, वरना धक्का मारना पड़ेगा, और धक्का मार तो हम पाते नहीं, क्योंकि आजकल हम फिट नहीं हैं। आजकल फिजिकली तो बहुत कम काम बचा है, इससे इंसान फिट नहीं है, तो इसीलिए धक्का नहीं मार पाएगा, उसको चाहिए इंजन वाली गाड़ी। अब इंजन का काम कौन करेगा? वर्ब करेगी। कौन करेगा? इंजन का काम करेगा आपका वर्ब। तो ये बात आपको समझना है कि बिना इंजन के गाड़ी किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के किसी काम का नहीं है। अगर इंजन लगा है तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर इंजन लगा है तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों जाना है। अगर इंजन लगा है तो आपको पता चलेगा कि इस पे बैठ के कौन जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिना वर्ब के अंग्रेजी पढ़ना मतलब कोई सेंस नहीं, टाइम वेस्ट करना हो गया दोस्तों। इसलिए वर्ब समझ लीजिए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वर्ब होती क्या है और किसका काम है। अब देखिए, वर्ब जो है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है आप सबको पता है, वो होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कोई भी एक्शन। मतलब इसकी हम परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं, वैसे नीड नहीं है ना। कैसे परिभाषा लिखेंगे? अ वर्ब इज एन एक्शन, थोड़ा स्पीड से लिखूंगा। अ वर्ब इज एन एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। नॉर्मली जो वर्ब होती है वो एक क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है। जैसे मैंने कहा कि राहुल राइट्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? राहुल राइट्स अ लेटर। तो यहां पर जो कौन लिख रहा है? राहुल लिख रहा है। राहुल क्या लिखता है? राहुल राइट्स अ लेटर, राहुल पत्र लिखता है। तो यहां पर ये जो वर्ब है, ये बता रही है कि राहुल क्या करता है।
आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अल्टीमेटली वर्ब का काम होता है, जो मेन वर्ब होती है उसका काम होता है ये बताना कि जो है ये वर्ब इज एन एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। वर्ब एक क्रिया होती है अल्टीमेटली जिसका काम होता है कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे तुम कुछ नहीं कर रहे हो जिंदगी में, कुछ लोग कर रहे हैं पर कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो तुम क्या कर रहे हो वो बताती है वर्ब। राहुल खाना खाता है, राहुल क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना खाना वर्ब हो गई, ईटिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तुम मोबाइल पे फ्री फायर खेल रहे हो तो खेलना वर्ब हो गई। सचिन क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे खेलना वर्ब हो गई। मैं सोता हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ तो सोना वर्ब हो गई। बहुत तेज भागता है तो भागना वर्ब हो गई। दोस्तों इसीलिए कोई भी काम जो सब्जेक्ट करता है या कोई काम होने की बात होती है वो वर्ब कहलाती है। ये वर्ब की परिभाषा है, लेकिन हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिभाषा हमें एग्जाम में तो लिखनी नहीं है ना, हमें तो कंसेप्ट समझना है। सर कंसेप्ट समझा दो। तो वर्ब देखिए, अंग्रेजी में जो वर्ब होती है इसका थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा चार्ट से समझाऊंगा, पूरा चार्ट बनाऊंगा, आपको ऐसा चार्ट बना के दूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने स्टेटस पर शेयर कर दो, मजा आ जाएगा कि देखो हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं। आपको पता है वर्ब क्या होती है, एक क्रिया होती है, वो कोई सी भी हो सकती है। अब इस वर्ब को अंग्रेजी में दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो भागों में। एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, और एक हमने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पर मेन वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे हम कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसमें दो प्रकार की वर्ब की कैटेगरी को रखा गया है। एक तो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मेन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे एचवी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में हम इज एम आर को लगाते हैं, पास्ट में हम वॉज वर को लगाते हैं, फ्यूचर में हम विल को लगा देते हैं, इस तरीके से एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा लिख दिया, तुम्हारी भाषा में ईटीसी लिख दिया। समझ में यहाँ तक आ गया। अब ये वर्ब होती है, और एक होती है हमारी मॉडल वर्ब। कौन सी होती है, मॉडल वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे आपने बोल दिया मे, आपने बोल दिया शुड, आपने बोल दिया कैन, एटसेट्रा। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो हेल्प करती है, जो हेल्प करती है सेंटेंस को ये बताने में कि सेंटेंस किस समय का है। मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद उस पर बाद में जाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब समझो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि राहुल इज अ डॉक्टर। मैंने कहा राहुल डॉक्टर है, मैंने क्या कहा, राहुल डॉक्टर है। मैंने फिर एक और सेंटेंस लिखा राहुल वॉज अ डॉक्टर। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा राहुल विल बी अ डॉक्टर। आपको यहां पर देखेंगे कि यहां पर सभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट इज सेम, सभी है, सभी इस सेंटेंस का सभी ऑब्जेक्ट समान है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम। डिफरेंस कहां है, यहां पर इज लगा, यहां पर वॉज, यहां पर विल बी लगा हुआ है। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल डॉक्टर है। तो यहां पर ये राहुल कब डॉक्टर है, प्रेजेंट में डॉक्टर है। राहुल वॉज अ डॉक्टर, कभी कभी बात करते पता है राहुल क्या करता था, राहुल डॉक्टर था, तो राहुल वॉज अ डॉक्टर, राहुल डॉक्टर था, तो ये यहां पर पास्ट निकल रहा है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग पास्ट में जा रहा है। राहुल विल बी अ डॉक्टर, राहुल डॉक्टर होगा, इस सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में जा रहा है। किससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का कि फ्यूचर का, हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट राहुल है, ऑब्जेक्ट डॉक्टर है। हेल्पिंग वर्ब आपको ये बताती है कि समय कौन सा है, और यही पूरा गेम है, यही पूरा गेम टिका, अंग्रेजी इसी पर टिकी हुई है। आप जब टेंसेस पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ता है कि हम जिस वाक्य में बात कर रहे हैं वो वाक्य का समय क्या है। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो, पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो, फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो। यही तो समझाते हैं भाई, जिसको ये समझ में आ गया उसको अंग्रेजी आ गई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलते रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कभी चेंज भी हो सकता है, कभी सेम भी हो सकता है। यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू टाइम हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है,
हेल्प करती है ये बताने में कि सेंटेंस जो है किस समय का है। अगर आप डूडज इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेजेंट में बात कर रहे हो, अगर आप हैड इस्तेमाल कर रहे हो तो पास्ट में बात कर रहे हो, अगर आप विल हैव इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्यूचर में बात कर रहे हो। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा खेल होता है हेल्पिंग वर्ब का। इसी प्रकार हम मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मे, शुड, कैन, है ना। ये भी स्पेशल कैटेगरी के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सारी प्रेजेंट की वर्ब कहलाती है ना। तो ये भी मैं आगे आपको डिटेल में और समझाऊंगा। पहले आपको एक ओवरव्यू समझा देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हेल्प करना, ये बताने में कि सेंटेंस किस समय का है। क्लियर है। अब आ जाते हैं मेन वर्ब में। अब मेन वर्ब का काम क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। बता देता हूं, काम में आई। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। समझ में आ गया। अब देखिए, मुख्य क्रिया का मतलब होता है कोई भी एक्शन। मतलब जो परिभाषा हमने लिखी थी अल्टीमेटली वो इस मेन वर्ब के बारे में लिखी थी, ठीक है। लेकिन हमें यह पढ़ना इससे जरूरी था कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब मुख्य क्रिया क्या होती है? ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी एक्शन जो क्या बताती है? जो क्या बताती है? कोई वर्क बताती कि कोई काम हो रहा है, वर्क हो रहा है या होता है। जैसे मैंने कहा खाना, ईट, तो ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो ये काम है, एक क्रिया है। कोई भी सब्जेक्ट खाना खाता है, ईट। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्लीप, सोना, एक काम है। कोई सोता है तो सोना हो गया। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरा काम क्या हो गया? राइट, लिखना। इसी प्रकार हजारों वर्ब्स होती है अंग्रेजी में। कितनी होती है? हजारों। आपको वर्ब की लिस्ट कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल अपना बना हुआ है मास स्टडी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रोज आपको मैं कम से कम 100 वोकैबुलरी वाले वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग भेजता हूँ। उसके अलावा वर्ब चार्ट्स भी शेयर करता हूँ। आज भी शेयर कर दूंगा आपको वर्ब चार्ट्स, ठीक है। पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। तो ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना, राइट यानी लिखना, इस तरीके से। सो गाइस यू कैन सी कि इस तरीके से जो है हमने बहुत सारी हजारों वर्ब्स हमने पढ़ी होगी, हमने देखी होगी। सेंटेंस में क्या काम करता है? सेंटेंस में वर्ब, मेन वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था, मैं अब विराट का नाम लेता हूं। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस क्या है? विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। विराट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। तो प्ले वर्ब है। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, प्ले वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विराट का काम है क्रिकेट खेलना। अल्टीमेटली हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि समय कौन सा है। मेन वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट का काम क्या है। मतलब ये जो मेन वर्ब है इसे हम एक्शन या फिर वर्क बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका भी बहुत बड़ा एरिया है। तो पूरा एरिया कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, सारे मैं आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट। बहुत ही प्यारा चार्ट लग रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक लाइक कर दीजिए और एक बहुत ही अच्छी कमेंट लिखिए, मुझे मजा आ जाएगा। और अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे 2 अकाउंट है। एक हमारा अकाउंट है मास स्टडी का, उसे जरूर फॉलो करें। और मेरा पर्सनल अकाउंट भी है कमलेश यादव के नाम से, बोर्ड के साथ मेरी फोटो है। आप जाके उसे फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले चलता हूं। इसी तरीके से हम हमारे जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है दोस्तों, उसमें डिटेल में पढ़ाते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाते हैं ताकि आपको पूरा अंग्रेजी का नॉलेज हो जाए। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 महीने का कोर्स है, 1000 रुपये फीस है उसकी अभी मात्र। फ्यूचर का पता नहीं कब बढ़ जाए, तो इसीलिए आप ज़रूर ज्वाइन करें। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा वर्ब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एमवी, मतलब हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। आज आपको शांति से बैठना है ताकि आप पूरा कंसेप्ट समझ पाए। मेन वर्ब, ठीक है। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 2 कैटेगरी कौन सी, मैं आपको बता देता हूं। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ये कंसेप्ट आपको पैसिव वॉइस में काम में आएगा, इसलिए आपको समझा रहा हूं। पैसिव वॉइस पढ़ना है तो ये समझना पड़ेगा। एक होती है हमारी
इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सकर्मक। मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, सकर्मक, होप सही लिखा होगा मैंने, सकर्मक क्रिया, और इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। मुझे नहीं पता है मैंने हिंदी कितनी सही लिखी, पर सही लिखी होगी। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। देखो अंग्रेजी में वर्ब्स तो बहुत सारी होती है, जैसे गो, कम, सिट, टॉक, लिसन, राइट, ईट, वेयर, जंप, बहुत सारी वर्ब्स होती है, लेकिन उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है ताकि आप समझ पाओ कि कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हम टेंसेस में कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पर हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब हम इसको बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। आपकी भाषा में समझा रहा हूं, परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि सचिन, आपकी भाषा में समझाऊंगा, सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे जो प्ले है ये बता रही है कि सचिन क्या खेलता है। सचिन क्या खेलता है, तो आपने देखा कि भाई सचिन जो है वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। कैसे कनेक्शन बन रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। तो ऐसी वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है, सुनना ध्यान से, ऐसी वर्ब, ऐसी मेन वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है अंग्रेजी में, और उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा कि बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, तो मैंने यहां पे लिखा विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। जैसे मैंने यहां पे लिखा आपकी भाषा में कि सचिन प्लेज। अब यहां पर भी वर्ब है, ये भी वर्ब थी, ये भी वर्ब है, लेकिन क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। तो यहां पर इसका पैसेज बना सकते हैं नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ही आप बना पाओगे, क्योंकि पैसिव का मतलब ही होता है जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए ये वाली वर्ब कहलाएगी IT, मतलब IV, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पर अपना ऑब्जेक्ट नहीं। अब ऐसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन ये इसको हम अगर इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव है, लेकिन अगर मैं इसको प्ले को, अगर आपको कोई सिंपली पूछ ले कि क्या प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है, तो प्ले को आपको ट्रांजिटिव बोलना है, क्योंकि आपको सेंटेंस नहीं दिया है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा इंट्रांजिटिव होती है, उसके बाद कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि I jumped into river। अब यहां पर आपको बोलेंगे सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, I jumped into river, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ऑब्जेक्ट साथ, तो यहां पर जो jumped है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे I sleep, मैं सोता हूं, तो यहां पर sleep एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इनके बाद हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ रही, इसके बाद एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ रही। आई का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है रिवर के साथ, इसलिए यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूं, यहां पर ये जो स्लीप है ना, ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है नाइट के साथ, यहां पर बीच में प्रीपोजिशन लगा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस कैसा लिखोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या यहां पर ये जो गोइंग है, क्या ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में प्रीपोजिशन टू लग रहा है। तो ये बात मैं आपको समझाता हूं कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाती उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, आपको ग्रामर में बहुत काम में आएगा, इसीलिए ये मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। स्पोकन में इतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन ग्रामर में है। अगर आप पैसेज बनाओगे तो आपको काम में आएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, लाइक करना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हो आप। चलिए
आगे बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये जो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब ये तो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हो गया जो हमें पता होना चाहिए था, आपको पता भी होगा। अब वर्ब के पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूरा कंसेप्ट। अब वर्ब के पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने सुविधा के अनुसार मेन वर्ब को 3 भागों में बनाया था, मतलब वर्ब के नॉर्मली 3 भाग थे, लेकिन वो कैसे 5 भाग बने मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो होता है हमारा पहला पार्ट जिसे हम V1 बोलते हैं, एक होता है V2, V3, V4, V5। अब ये यहां तक जो मामला था, ये 1, 2, 3, ये तो ऑथेंटिक मामला था और इनका निर्माण हमने आवश्यकता अनुसार किया। किसके अनुसार किया? अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, जब जब इस संसार में आवश्यकताएं होती है तब तक नए नए आविष्कार हो जाते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार जो है चीजों का निर्माण होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, अंग्रेजी में भी किसी से प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है। तो मान लो एक वर्ब है जाना, जिसे हम गो बोलते हैं, तो जो पहला फॉर्म था हमने गो ले लिया, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, है ना, आई गो टू बेड, जो भी आपको बोलना होता है। तो गो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमने पास्ट में सेंटेंस कन्वर्ट किया कि मैं स्कूल गया, ठीक है, कोई काम हुआ, उसके लिए हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाया, ऐसा फॉर्म बनाया जो कि फर्स्ट फॉर्म से मैच नहीं करेगा। तो गो वेंट, मैं स्कूल गया, तो आई वेंट स्कूल। ठीक है, अब यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हमने क्या बनाया? वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया। तो ये 3 फॉर्म तो टेंसेस की आवश्यकता के लिए बने। चौथा फॉर्म बनाने के लिए कोई नया वर्ड लाते तो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता। अंग्रेजी बनाने वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिमाग लगाया कि चलो भाई प्रेजेंट ये इंडेफिनिट को शो करने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट को शो करने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर हमें परफेक्ट शो करना है तो एक और थर्ड फॉर्म ले आए। पर अगर आप चौथा नया वर्ड लाएंगे, क्योंकि सब नए वर्ड है ना, अगर चौथा भी नया वर्ड लाएंगे तो अंग्रेजी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, लोग बोलेंगे नहीं, और लोग बोलेंगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा किसको। इसलिए मेरी चिंता उनको पहले भी थी कि भाई इसका जो है घर बार चलेगा इससे, इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजी को ईजी बनाया। तो फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए इस फर्स्ट फॉर्म से ही क्या कर दिया, गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया और इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना दिया। क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, या जिरंड फॉर्म होता है, वहां पर हम करते हैं। तो ये जो फोर्थ फॉर्म था नहीं, इसको बनाया गया आवश्यकता अनुसार। ठीक है, उसी प्रकार फिफ्थ फॉर्म का निर्माण भी किया गया। जब प्रेजेंट टेंस आप पढ़ते हो तो प्रेजेंट टेंस पढ़ते हो तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है तो शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। तो यहां पर ये जो गोज है, ये कौन सा फॉर्म है भैया? ये यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो ये एक नया फॉर्म बनाया गया आवश्यकता अनुसार और ये बन गया यहां पे गोज। क्या बन गया? गोज, आने जाती है। तो ये पांचवा फॉर्म भी हम यहां पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, GOES, गोज। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरीके से वर्ब के 5 फॉर्म बनाए। अब अंग्रेज बड़े कलाकार थे, इंग्लिश बनाई जब, भाई कुछ समय तक तो वो क्या करते गए, जब उन्होंने वर्ब का निर्माण किया तो कुछ समय तक तो क्या करते गए, वो अलग अलग वर्ब बनाते गए। ठीक है, लेकिन जब उनको लगा कि नए नए वर्ड कहां से लाएंगे, जैसे मैं आपको एक वर्ड बता, बड़े कलाकार लोग थे, समझिए कंसेप्ट को, मजा आएगा आपको। जैसे एक वर्ब है सोना, अब सोने को बोलते हैं स्लीप बोलते हैं। अब स्लीप का सेकंड फॉर्म अलग नहीं, उन्होंने बना दिया स्लेप्ट। क्या बना दिया? स्लेप्ट। और जो थर्ड फॉर्म है वो नया नहीं लाया, वापस हमने क्या बना दिया? स्लेप्ट बना दिया। कहां से लाएंगे नए वर्ड भैया? उसके बाद वापस वही इसी से बना दिया स्लीपिंग और यहां पे बना दिया स्लेप्स। मतलब यहां पर उन्होंने फर्स्ट सेकंड फॉर्म को सेम रखा क्योंकि उनको वर्ड ही नहीं मिला। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने जितनी वर्ब थी, जिनको उनके तीनों फॉर्म अलग अलग बनाने थे, बना दी 10, 50, 100 वर्ब। उसके बाद फिर 2 फॉर्म्स रिपीट करते गए, फिर लास्ट में सारे फॉर्म रिपीट कर दिए। जैसे ईडी लगाने वाला फॉर्मूला हमारा जो होता है ना, नहीं आ रहा है तो ईडी लगा दो,
नहीं आ रहा है तो क्या लगा दो, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी से बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब थे जो ईडी से बनाए। कुछ में उन्होंने क्या किया कि सेकेंड फॉर्म बदला और थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से रिलेट कर दिया। जैसे कम है तो कम का सेकेंड फॉर्म तो केम बना दिया, लेकिन थर्ड फॉर्म वापस कम कर दिया, वापस कमिंग और कम्स हो गया, तो ये मैच कर गया। तो उन्होंने मतलब अतरंगी चालें चली, लास्ट में जब थक गए तो उन्होंने फिर क्या किया कि सब में ईडी लगा दो और वाक्य वर्ब बना दो। तो दोस्तों ये थी पूरी वर्ब की कहानी। आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा। अब इसके आगे की कहानी चलती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, कि सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब आनी चाहिए। एक बड़ा सा चैप्टर है, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। और आगे बचे हैं मॉडल, तो मॉडल का भी सीरीज में मैं सारे मॉडल एक साथ पढ़ाऊंगा आपको सारे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 दिन है और 30 दिन में मुझे स्पोकन का काफ़ी सिलेबस कवर करना है। लेकिन अगर आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हो, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अंग्रेजी स्पोकन अंग्रेजी सीखना चाहते हो, हमारा स्पोकन कोर्स पूरी रिसर्च के साथ मैंने बनाया है। 6 महीने का कोर्स है, मात्र 1000 रुपये में दे रहा हूँ। अगर आप जो है लेना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन करिए। उसमें प्रैक्टिस भी आजकल हमने इंक्लूड कर दी है, तो कोर्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उसमें बच्चों को मज़ा आता है, रिजल्ट 100% है। तो आप चाहें तो नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मास्टर डी ऐप डाउनलोड करके वहीं पर से कोर्स को आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं गूगल पे या फोन पे की हेल्प से। आई होप कि जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको वर्ब का आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैं और भी पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन कुछ टाइम लिमिटेशंस की दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगर टाइम मिला तो पूरा मॉडल्स एक साथ पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा और पूरी ओवरव्यू स्टडी आपकी हो जाएगी। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।